मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम फिजिक्स के टॉपिक डिस्कस करते हैं और क्लास 12 की फ़िज़िक्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने जो शुरुआत के 3 चैप्टर्स हैं उसके जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स पर हमने वीडियो क्रिएट किया है और टॉपिक वाइज जो वीडियो है वो आपको चैनल के पेज पर मिल जाएगा। तो अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है या किसी टॉपिक को आप और बेहतर बनाना चाहते हो या किसी टॉपिक को आप जो है बिल्कुल समझ नहीं पाए हो अभी तक, भले स्कूल में जो पढ़ाया गया, कोचिंग में पढ़ाया गया, नहीं समझ पाए हो, तो आप चैनल के पेज पर जा करके और वहाँ से टॉपिक वाइज वीडियो को वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। और हमें ये पूरा भरोसा है कि जब भी आप उस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको एक नया कॉन्सेप्ट बनेगा आपके लिए और जो डाउट्स आपके हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, वो बिल्कुल रिमूव हो जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और एक नया कॉन्सेप्ट बढ़िया, हेल्दी और बेहतरीन कॉन्सेप्ट बन करके तैयार होगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी ज़रूरी है। और जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो उसमें भी ये फ़ायदा करेगा, ये लाभ पहुंचाएगा आपको। आज भी एक नया टॉपिक लेकर के आए हम क्लास 12 की फ़िज़िक्स में और ये चैप्टर 4th से है, यानी कि चौथा चैप्टर जो आपका है, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चौथे चैप्टर का नाम है। इसी में एक टॉपिक है हमारे पास। आज हम क्या करेंगे कि एक सर्कुलर लूप होगा और सर्कुलर लूप का जो एक्सिस होता है, जो उसके सेंटर से पास करता है और लूप के बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, उस एक्सिस पर एक पॉइंट पी लेंगे और वहाँ उस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड को निकाल करके देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन क्या आता है। और यहाँ फिर हमें एक डेरिवेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फिजिक्स में ज़्यादातर 90% चीज़ें डेरिवेशन ही हैं, तो हमें ये चीज़ दिमाग में पहले ही बिठा लेना है कि डेरिवेशन तो करना ही करना है और कोई दूसरा कर रहा है उसको देख करके हम डेरिवेशन नहीं सीख सकते हैं। डेरिवेशन तो हमें खुद करना होगा। भले शुरुआत चीज़ों में आप जो है कुछ किसी को देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ डेरिवेशन करेंगे, आप हमें देख सकते हो, लेकिन आपको खुद पेन उठा करके उस डेरिवेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आएगा डेरिवेशन करने के लिए उसे तो बिल्कुल एग्जैक्ट करना ही है। बाकी एक और फ़ायदा होता है डेरिवेशन करने से कि जो फार्मूला आता है ना, उसको आपको ज़बरदस्ती रटना नहीं पड़ता, उसके लिए अलग से एफर्ट और प्रयास नहीं करना पड़ता उसके लिए, उसको याद करने के लिए। क्योंकि डेरिवेशन से जब आप गुजरते हो तो आपको सब पता रहता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है उस फार्मूले में है और उस फिजिकल क्वांटिटी के क्या रिलेशन है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ। तो आप जानते हो कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी उस फार्मूले में दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ही नहीं कर रही है, कितना कौन सी डिपेंड कर रही है ये भी आप जानते हो क्योंकि आप डेरिवेशन से गुजरे हो। तो डेरिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप बस घुस जाओ पेन लेकर के और उसको जो है करो। ठीक है, पेन पेपर ले करके बैठ जाओ और किताब से देख करके या फिर जो भी जहाँ से आप पढ़ रहे हो जिस टीचर से, उसका वीडियो देख करके या फिर क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं आप स्कूल में और कोचिंग में जो पढ़ते हो वहाँ से ले करके बैठ जाओ और उसको फिर से करो उस तरीके से। ठीक है, तो कुछ नई नई चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी, क्योंकि फिजिक्स में 90% डेरिवेशन है। बिना डेरिवेशन के आप जो है फिजिक्स के मास्टर हो ही नहीं सकते हो। और न्यूमेरिकल की बात करें, डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल ये जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं वो तो ठीक है, हल्के फुल्के होते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, नीट में और जेईई में और एनडीए वगैरह में, तो उसमें कुछ ऐसे न्यूमेरिकल भी आते हैं जिसको आपको खुद एक नया फार्मूला डेराइव करना होता है। तो डेरिवेशन का अगर आप प्रोसेस जानते हो, कैसे चीज़ें डेराइव की जाती हैं, कैसे चीज़ें नई चीज़ें निकाली जाती हैं, तो उस प्रोसेस को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो एक फ़ायदा ये भी है। ठीक है, तो इस वजह से डेरिवेशन को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, इसके साथ बिल्कुल स्टिक होकर के, बिल्कुल जो है फोकस होकर के डेरिवेशन को करना है, सीखना है और फिर इसका मास्टर बनना है आपको। तो आपको बता दें कि हमने इस चैनल पर मैथमेटिक्स के भी टॉपिक्स डालने शुरू किए हैं और मैथमेटिक्स में आपकी क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स है उसमें पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस है। ठीक है, पहली बुक का पहला चैप्टर, उसके टॉपिक्स हमने शुरू कर दिए हैं अपलोड करने और ये डेली आपको मिलेंगे। फिजिक्स के टॉपिक्स मिलेंगे ही और साथ साथ मैथमेटिक्स के भी टॉपिक्स आपको डेली के डेली मिलेंगे। और साथ ही साथ हमने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज वाइज, तो उसे भी हम डाल रहे हैं। तो आप जैसे ही चैनल के पेज पर आप जाओगे तो आपको जो है डेली का डेली ये मैथमेटिक्स के टॉपिक्स मिलेंगे और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन को देखना, वैसे किताबों में सोल्यूशन रहता है
ठीक है। और बाकी सोल्यूशन की बुक होती है, वहाँ से आप सोल्यूशन देख लेते हो, ऑनलाइन सर्च करके सोल्यूशन देख लेते हो। लेकिन अगर कोई टीचर बताता है सोल्यूशन तो वो बाकी सबसे अलग होता है, क्योंकि वो अपने तरीके से बताता है, ठीक है। वो चीज़ें कहाँ से क्या कनेक्ट कर रहा है, क्या कौन सी चीज़ें कहाँ से लेकर के आ रहा है, उसने जैसे खुद समझा है वैसे वो समझाता है। और इसमें ये होता है कि जो टीचर बहुत देरी से समझता है ना, तो वो अच्छे से समझा भी पाता है, क्योंकि वो खुद नहीं समझता तेज़ी से, तो वो उसको समझने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको समझाना है तो वो समझने का प्रयास करता है। उसी समझने के प्रोसेस में वो ऐसी चीज़ें निकालता है जो बिल्कुल ईजी कर देती हैं चीज़ों को, ठीक है। तो जो सलूशन है हर एक क्वेश्चन का, उसे आप अगर देखते हो हमारे चैनल पर जो सलूशन हम अपलोड करते हैं उसको आप देखोगे तो बिल्कुल नई चीज़ें, कुछ ना कुछ नई चीज़ें हर बार हर सलूशन में आप देखोगे कि मिलेंगी। किताबों में जो है वो तो है ही, ठीक है। जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो शब्द हैं उनके पीछे की जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो बैकग्राउंड में है, जो चीज़ें उनको बना रही हैं, जो हम स्टेप यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोसेस, उसके पीछे का क्या कहानी है, ये सब कुछ तभी समझ में आता है जब आप उस व्यक्ति के सलूशन को देखते हो, ठीक है। वो व्यक्ति कैसे सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन को, उसकी स्टाइल को समझते हो। तो ये था, हमने बताया कि भाई हमको ये जानकारी देनी थी, इन्फॉर्मेशन आपको, कि मैथमेटिक्स के भी टॉपिक्स हम अपलोड करने शुरू कर दिए। फिजिक्स का तो चल ही रहा था, क्लास 12 की फिजिक्स हम चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये 4th चैप्टर है और इसका एक टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सर्कुलर लूप होगा और उस लूप में हम करंट फ्लो कराएंगे, और उस लूप के करंट फ्लो करने की वजह से उसमें होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, प्रोड्यूस होगी, और उस सर्कुलर लूप के एक्सिस पर हम उस मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे और फिर से डेरिवेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे हम, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करना है एक्सिस पर। तो सबसे पहले एक हम सर्कुलर लूप बना ही लेते हैं, और थोड़ा आसानी के लिए हम ऐसा सर्कुलर लूप बनाएंगे, जो ये प्लेन दिखाई दे रहा है ना, ये व्हाइट बोर्ड का एक प्लेन है, इसे आप वाई और एक्स एक्सिस मान सकते हो। तो हम जो यहाँ पर सर्कुलर लूप बनाएंगे वो ऐसे कुछ होगा, मतलब इसका जो एक्सिस होगा वो इस तरीके से होगा, और इसका जो प्लेन है इस वाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आई? मतलब हम थोड़ा सा ऐसे बना रहे हैं इसको टिल्ट करके, ये इस तरीके से है कि नहीं। इसमें दिख रहा है कि पूरा सर्किल तो दिखाई दे नहीं रहा है आपको, सर्कुलर लूप पूरा सर्किल होता है ना, लेकिन ये हमने इस तरीके से बनाने का मतलब ये है कि ये आपको समझ में आए, ये जो चीज़ें हैं वो क्या है कि भाई ये हमने जो है ये जो सर्कुलर लूप बनाया है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस वजह से ये पतला सा दिख रहा है कि नहीं। अदरवाइज जब हम इधर से देखेंगे तो ये पूरा सर्किल दिखाई देगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसका फ़ायदा ये है कि अभी हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ना, उसकी डायरेक्शन हम आसानी से यहाँ पर दिखा पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि उसकी जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन को हमें दिखाने में परेशानी होगी, ठीक है। तो देखें ये सर्कुलर लूप है अपना, इसके भीतर यहाँ पर ये करंट फ्लो कर रही है, यहाँ आई करंट फ्लो कर रही है, और यही करंट क्या होगी, आगे भी बढ़ेगी और यहाँ से पास करेगी, ठीक है। ये पूरा ये पूरा जो है लूप में ये करंट फ्लो कर रही है। ये सेंटर है इसका सर्कुलर लूप का, और यहीं सेंटर से पास करते हुए इस प्लेन अपना प्लेन ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन हम खींचते हैं सेंटर से पास करते हुए वो बन जाता है एक्सिस। तो ये एक्सिस है, इस एक्सिस को हम चलो मान लेते हैं, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो मान लेते हैं कि ये जो एक्सिस है वो कौन सी है, एक्स एक्सिस है, ठीक। एक्स एक्सिस ऐसे सपोज कर लेते हैं, कैपिटल एक्स लिखते हैं एक्सिस के लिए, ये चीज़। और यहाँ हम क्या करते हैं, ये जो करंट आई फ्लो तो कर ही रही है यहाँ पर, यहाँ भी क्या करते हैं बिल्कुल वैसे ही, यहाँ से इस सर्कुलर लूप के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये अपना हम सपोज कर लेते हैं वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। ये एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है भाई, इसी को हम एक्सिस कह रहे थे कि ये एक्सिस है, ये सर्कुलर लूप की एक्सिस है, ठीक है। इतना हमने बना लिया। अब उसके बाद यहाँ इस पॉइंट पर, ठीक है, करंट आई हम थोड़ा सा आगे यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, दिखाना तो है बस, ठीक है, कि आई करंट इसमें फ्लो कर रही है। बाकी यहाँ जो पार्ट है छोटा सा एक पार्ट लेकर के और इसको DL मान लेते हैं, और ये है करंट एलिमेंट। DL क्या है, करंट एलिमेंट यहाँ पर ले लेते हैं। सिमिलरली हम चाहे तो यहाँ भी ले सकते थे, हमारी मर्जी है, चाहे जहाँ ले लें, ठीक है। और इस करंट एलिमेंट से एक पॉइंट P यहाँ, इसे पहले तो एक्सिस पर एक पॉइंट लेना है, इसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो ये पॉइंट हम पहले डिसाइड कर लेते हैं इस एक्सिस पर, और इस पॉइंट का इस DL से यानी कि करंट एलिमेंट से ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि इसका जो ये पोजीशन वेक्टर है वो x है, ठीक है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है।
और इसकी रेडियस को, इस सर्कुलर लूप के रेडियस को हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि स्मॉल ए है, ठीक है, स्मॉल ए है। अब क्या बचा, अब जो ये चीज़ें दिख रही हैं ना, यहाँ पर मान लेते हैं कि इसके सेंटर से ये पॉइंट इसके एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, ठीक है, आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन सबसे पहले पता कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड बाद में पता करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन पता करने से ये रहता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन पता करना सबसे पहले इसलिए ज़रूरी है कि अगर डायरेक्शन में ऐसा भी होता है कि कभी कभी उसके कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि जो कंपोनेंट होते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट, वो दोनों कंपोनेंट ऐड होते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो पहले डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो ऊपर एलिमेंट दिखाई दे रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो ये इस तरीके से अपना है सर्कुलर लूप, ऐसे फ्लो कर रही है, तो हम इस थंब को करंट के डायरेक्शन में डालेंगे। फिर जो फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन ये होगी, जो हम तार को इस लूप को पकड़ने का प्रयास करेंगे, तो ये डायरेक्शन आएगी, ठीक है, फील्ड की ये डायरेक्शन आएगी, ठीक है, फील्ड की इधर की तरफ डायरेक्शन आएगी। और फिर उसके बाद मान लिया कि यहाँ नीचे लेते हैं तो अंदर की तरफ करंट जा रही है इस तरीके से, और फिर क्या होगा, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, इधर की तरफ फील्ड मिल रही है। तो ये दो फील्ड यहाँ पर ऐड हो रही हैं। यहाँ पर एक सामने, जो अपने सामने यहाँ पर मिड पॉइंट पर एक मान लिया एलिमेंट लेते हैं, और इस एलिमेंट पर देखते हैं अपनी करंट ऐसे है, फिर हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में ऐसे अंगूठा करेंगे, थंब करेंगे, फिर ऐसे लेकर के आएंगे, तो यहाँ भी ऐसे ही आ रही है, ठीक है, क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में करेंगे, फिर ऐसे इसको पकड़ने का प्रयास करेंगे तो इधर आएगी। मतलब क्या होगी, यहाँ पे फील्ड ऐड हो रही है, इस सर्कुलर लूप की वजह से फील्ड ऐड हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ये एलिमेंट की वजह से फील्ड ऐड हो रही है, ठीक है। तो इतना कर लिया हमने, ठीक है, एक्स है यहाँ से करंट एलिमेंट की इस पी से डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमने कहा कि पहले आपको यहाँ करंट की डायरेक्शन पता कर लेना है कि करंट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। अरे करंट डायरेक्शन नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता कर लेना है। तो देखें, क्योंकि ये जो dl है, ठीक है, यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और कि ये जो अपना आता है, ठीक है, जैसे ये x है, ये अपना पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, इसको वेक्टर ले लेते हैं, अपना dl एक खुद वेक्टर है, ठीक है। तो जो dl होता है r इंटू आर, ठीक है, यही होता है ना, r इंटू dl, ठीक है, r इंटू dl, क्रॉस में dl होता है, इन दोनों को मिल करने के बाद क्या आता है, dl आता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं r का, फिर उसके बाद इन दोनों के बीच के एंगल को साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो अपना थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, और देखेंगे कि ये थीटा अपना 90 मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर 90 मिल जाएगा, इस बात को हमें पहले लिख लेना है, थीटा होगा 90 डिग्री। अब देखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ही आता है, dl आता है, और फिर उसके बाद ये अपना x है या फिर r है, जो भी इसका मैग्नीट्यूड है, उसके बाद साइन थीटा आता है, यही होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ये जो dl है और r है, ये जिस प्लेन में पढ़ते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो अपना ये जो r है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये डिस्टेंस जो दिखाई दे रही है वो, और ये जो dl है, dl अपना क्या है, dl की डायरेक्शन ये है, और ये जो x है वो ये है, ठीक है। इन दोनों का प्लेन क्या हो सकता है, ये ऐसे और ऐसे, इन दोनों का प्लेन क्या होगा, ऐसे होगा ये वाला, और इसी के परपेंडिकुलर होगा अपना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, समझ में आ रही बात। मतलब ये जो टेढ़ा सा दिख रहा है ना हमें, ये जो प्लेन दिख रहा है टेढ़ा सा, स्लोप सा, क्योंकि ये स्लोप बन रहा है यहाँ पर, और मान लेते हैं कि ये जो स्लोप बन रहा है उसका एंगल यहाँ से फाई है, ठीक है। तो ये जो स्लोप बन रहा है, इस तरीके से स्लोप बन रहा है, एक तो ऐसे है और दूसरा ये जो अपना dl है वो ऐसे निकल रहा है। तो ये जो प्लेन बन रहा है इस तरीके से स्लोप वाला, फाई स्लोप वाला, इसी प्लेन के परपेंडिकुलर अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। मतलब ये जो आगे हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं इस तरीके से, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके परपेंडिकुलर होगी इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं, और फिर वर्टिकल लाइन खींचा तो ये जो फाई एंगल यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ भी फाई एंगल मिल जाएगा हमें, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। क्योंकि देखें ये जो स्लोप था इस हॉरिजॉन्टल से फाई बना रहा है, ठीक है। तो हमने इस स्लोप पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है,
तो इस वर्टिकल से ये सेम एंगल बनाएगा, जितना ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा है उतना ही वर्टिकल से। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये चीज़ें हैं, ये 90 डिग्री है, इसको अगर हम यहाँ से उठा करके ऐसे घुमाएं तो ये फाई अगर घुमा करके लाते हैं तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, अब फाई फिर से घुमा दे तो फिर ये क्या करेगा, ये वर्टिकल हो जाएगा और ये वाला वर्टिकल हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और जैसे ही फाई घुमाते हैं तो हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल से भी फाई एंगल पर आ जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो देखें इसके दो कंपोनेंट, मतलब डी जो मिलेगा अपना ये मिलेगा, ये डायरेक्शन इसकी मिलेगी। अब इसी डी को क्या करना है, दो कंपोनेंट होंगे इसके, एक तो कंपोनेंट ये होगा डी, ठीक है, और क्या होगा डी, और इसको कॉस थीटा कहेंगे क्योंकि इस एंगल के डायरेक्शन में हमेशा हम क्या करते हैं अपना कॉस थीटा होता है, फाई यहाँ पर है तो फाई लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस पर जो कंपोनेंट होगा उसका क्या होगा डी, और उसके बाद साइन और फाई होगा। क्लियर है? अब देखें ऐसा ही एलिमेंट नीचे भी हो सकता है, यहाँ पर है कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पर भी हो सकता है। क्या कर सकते हैं कि इसको अगर जब हम पी से मिलाएंगे कुछ इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है, और फिर इसकी वजह से भी क्या होगा कि एक अपना जो फील्ड आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पी को हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, वो कैसे आएगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा, जो स्लोप है इसको भी एक्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है, वेक्टर एक्स है, इसके परपेंडिकुलर आएगा इस तरीके से, और फिर ये डी आएगा, ठीक है, डी आएगा। फिर इसके भी क्या करेंगे, दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक वर्टिकल वाला आएगा और एक हॉरिजॉन्टल वाला आएगा, ठीक है। तो ये वर्टिकल वाला जो आएगा यहाँ पर डी और कॉस फाई है, ये मिलेगा, ठीक है, ये वाला। तो देखिए ये वर्टिकल जो कंपोनेंट हमने इसका देखा है, निकाला है, इस डीएल की वजह से, और ऊपर जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, यहाँ पर जो डीएल लिया और यहाँ पर डीएल लिया, इन दोनों की वजह से एक अपवर्ड आ रहा है, एक डाउनवर्ड आ रहा है, और सेम चीज़ है। तो क्या ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ वेक्टर की बात है, एक अपोजिट, एक नीचे जा रहा है, एक दूसरा ऊपर जा रहा है वर्टिकली, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इसका जो मसला है, ठीक है, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। मसला बचेगा किसका? इसका बचे, क्योंकि एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल वाला यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वाला आएगा वो इसका कंपोनेंट वो इसी के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसी के साथ डी और फिर साइन और फाई हो जाएगा, मतलब यहाँ ऐड हो जाएगा, है ना। तो एक कंपोनेंट जो ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का, वो ऐड हो रहा है। तो बात यहाँ से क्लियर हो गई कि इसके साथ यहाँ पर क्या होगा, यहीं पर ये जो कंपोनेंट है वो मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर कंपोनेंट मिलेगा हमें, और बाकी ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब थोड़ा सा डायरेक्शन में आगे निकल गए। अभी हमें क्या करना है, अभी फिलहाल एक सिंपल सा बायो-सेवर्ट लॉ लगाना है, और इस पॉइंट पी पर इस डीएल यानी कि करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को लिख लेना है, उसका मैग्नीट्यूड को लिख लेना है। अब डायरेक्शन तो पता चल गई ना, डायरेक्शन क्या है, यही डायरेक्शन है इसकी, ठीक है, डायरेक्शन यही है। ये जो स्लोप वाला दिख रहा है, स्लोप है, ये जो स्लोप ऐसे बना हुआ है, और ये जो डीएल है वो इस डायरेक्शन में था, ये जो प्लेन बन रहा है इसी के परपेंडिकुलर ये डीबी होगा, ठीक है। डायरेक्शन पता चल गई। अब क्या करते हैं, बायो-सेवर्ट लगाते हैं, लॉ लगाते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ। इस लॉ से हम क्या करते हैं, अपना ये लॉ लगाएंगे, और उसके बाद इस लॉ से हमें मिलता क्या है कि अगर एक करंट एलिमेंट है, ठीक है, तो हमें एक छोटी सी फील्ड मिलती है, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं, मैग्नीट्यूड में लिखते हैं, क्योंकि डायरेक्शन हम पता कर चुके हैं। बाकी क्या आता है, इसका जो फार्मूला है μ0/4π, ठीक है, और उसके बाद I रहता है, dl रहता है, और नीचे में क्या रहता है, ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है ना, यहाँ से डायरेक्ट डिस्टेंस इस पॉइंट P की, ठीक है। तो फील्ड यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट P। तो P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड dB बराबर में, यहाँ पर क्या करेंगे, अब x है जो उसी का स्क्वायर कर दिया जाता है, तो ये वैल्यू मिलती है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखें ये dB मिली है, ठीक है, dB इस पॉइंट पर मिली है, लेकिन हमने देखा कि इसका एक कंपोनेंट तो गायब हो जा रहा था, ये साइन फाई वाला जो कंपोनेंट है वो बच रहा है। मतलब हमें अगर पूरा B निकालना है, ठीक है, तो ये जो dB है, ठीक है, dB, उसी के साथ क्या करना पड़ेगा, साइन फाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि यही वाला कंपोनेंट अभी जिंदा है, बाकी सब तो क्या हुए, खत्म हो गए, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट अगर B निकालना है टोटल, तो यही बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो जो dB है उसको यहाँ से उठा करके यहाँ रखेंगे, और साइन फाई को ऐसे रहने देंगे। और साइन फाई भी हमें पता है कि यहाँ से अगर हम साइन फाई निकालना चाहेंगे, इस ट्रायंगल के भीतर आ जाते हैं। इस ट्रायंगल के भीतर ये 90 डिग्री का एंगल है,
और जब 90 है तो साइन फाई निकालना चाहेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए अपॉन में एक्स हो जाएगा। ठीक है, ए अपॉन में एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई ए अपॉन में एक्स। तो साइन फाई की जगह ये रख देंगे। बाकी क्या है, अपना जो डी बी है वो क्या है म्यू नॉट, और फिर आई है और डी एल है, और अपॉन में क्या करना है 4 पाई है और एक्स का स्क्वायर है। यहाँ साइन फाई की जगह पर ए अपॉन में एक्स लिख देंगे। अब वैल्यू को थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। म्यू नॉट आई डी एल है और उसके बाद ऊपर में ए भी आ रहा है और नीचे में क्या आ रहा है 4 पाई और उसके बाद एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है तो ये मल्टीप्लाई होकर के एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आई है किसकी, बी की वैल्यू आई है। अभी भी थोड़ा सा हमें क्या काम करना है, यहाँ पर कुछ काम करना है। क्यों, क्योंकि जो हम बी निकाले हैं अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इंटीग्रेट करना तो पड़ेगा ही, और इंटीग्रेट करेंगे तो इस कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करेंगे, जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आया एक्स डायरेक्शन में उसी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम इंटीग्रेशन यहाँ लगा तो देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें इंटीग्रेट करने वाली चीज़ क्या है, ये डी एल है। ठीक है, इसी को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो बाकी सबको हम क्या करते हैं यहाँ पर, बाकी सबको, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई और ए ये सब कांस्टेंट है, 4 पाई और यहाँ पर एक्स क्यूब ये सब भी कांस्टेंट है। जो डीएल है इसी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और जो डीएल है वो करंट एलिमेंट है इस सर्कुलर, ये जो सर्कुलर लूप है उसके सरकमफेरेंस का एक पार्ट है। मतलब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के, और ये जो पूरा सरकमफेरेंस की वैल्यू होती है उस पर पूरा इसको इंटीग्रेट करेंगे। मतलब 2 पाई और रेडियस कितनी है सर्कुलर लूप की, ए है, तो 0 से लेकर 2 पाई ए तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। और जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, म्यू नॉट आई और ए हो जाएगा 4 पाई एक्स का क्यूब है, और उसके बाद जो डीएल है इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 पाई ए लिख देंगे, या फिर अगर डीएल को हम इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो एल आएगा। फिर एल की वैल्यू में हम अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट तो 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। मतलब क्या है, सिर्फ 2 पाई और ए ये बचेगा। अब जो काटने लायक उसको यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 पाई से ये 4 पाई को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा यहाँ पर, और फिर कहीं कुछ कटने लायक नहीं है, यहाँ ए है यहाँ भी ए है तो स्क्वायर कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आया है वो क्या आया है, इसको नीचे लिख देते हैं। बी बराबर में क्या आया है, म्यू नॉट और फिर आई है, फिर ए का स्क्वायर है, और उसके बाद नीचे क्या आया है, नीचे 2 आया है, और उसके बाद कुछ आया है, उसके बाद एक्स का क्यूब आया है। ठीक है, अब ज़रा देखें ये अपना जो एक्स क्यूब है ना इसको भी थोड़ा बदल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एक्स है ये हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल के अंदर, और एक्स बराबर में क्या लिखा जाएगा, एक्स बराबर में लिखा जाएगा ये, क्योंकि हाइपोटेनस निकालना है तो बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी बेस अपना आर है, आर का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर है यानी ए का स्क्वायर ऐसे। अब इस स्क्वायर रूट को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में 1/2। ठीक है, लिख सकते हैं। और ये एक्स की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को उठा करके हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, देखें यहाँ नीचे दिख रहा है कि नहीं भाई, मतलब जगह बची है कि नहीं। हाँ, स्क्रीन में जगह बची है तो एक लाइन हम यहाँ पर और भी लिख सकते हैं। b बराबर में क्या होगा, म्यू नॉट और i है और a का स्क्वायर है, यहाँ 2 तो रहेगा ही रहेगा, और इस x की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे हम, और यहाँ पावर में पहले से 3 है तो यहाँ पावर में 1/2 इंटू 3 मतलब 3/2 हो जाएगा इसी का पावर। मतलब r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये वैल्यू आई है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है इतनी सी। ठीक है, जिसमें R दिखाई दे रहा है कि ये इसके सेंटर से इस पॉइंट P की डिस्टेंस है, और जो A है वो सर्कुलर लूप का रेडियस है और कुछ नहीं है। बाकी करंट हमें पता है, और ये म्यू नॉट तो ये अपना ये जो कांस्टेंट होता है, बाकी सारी वैल्यू सब हमको पता है। ये वैल्यू हमारी आई है, ये मैग्नीट्यूड आया है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया है, जो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेरिवेशन के बाद ये फार्मूला आया हमारे पास। ठीक है, अब ज़रा कुछ केसेस देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इसी, क्योंकि हम एक चीज़ पढ़ चुके हैं पहले से कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, ये हम पढ़ चुके हैं, उसका फार्मूला बहुत छोटा सा आता था। तो उस फार्मूले को भी हम थोड़ा सा इसके केस में ला करके देखेंगे, और बाकी 2 केसेस और हैं, कुल मिला के 3 केसेस हम देखते हैं। अब केसेस में क्या होता है कि यहाँ पर आर और ए जो दिखाई दे रहा है ना, इसी की वैल्यू को हम थोड़ा सा चेंज वगैरह करके देखते हैं, और फिर उसी को केस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, अलग अलग थोड़ा सा 3 केस लेंगे हम। ठीक है, केस 1। ठीक है, पहले केस में क्या करते हैं कि हम ये जो आर है ना, आर को घटा करके यहाँ 0 कर देते हैं,
आर को घटा के 0 करेंगे तो ये पॉइंट पी कहाँ चला जाएगा, सेंटर पर चला जाएगा। तो हम सेंटर पर बात कर लेते हैं इस बार, ठीक है, एट सेंटर, ठीक है। इसके सेंटर पर अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, आर की वैल्यू को हमें 0 करना पड़ेगा। तो चलो आर की वैल्यू को 0 यहाँ लिख देते हैं और फिर बी की वैल्यू निकालते हैं। मतलब कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट और उसके बाद आई है और फिर ए का स्क्वायर है और यहाँ हम आर की जगह 0 रखेंगे और 2 आया है, आर की जगह 0 0 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और पावर में कितना है 3/2 है। इसको जब सॉल्व करेंगे म्यू नॉट आई और ए का स्क्वायर है और नीचे कितना आएगा, इस 0 का कोई मतलब नहीं रह गया, 2 बचेगा यहाँ पर और फिर ए स्क्वायर की पावर 3/2 है तो मतलब ए स्क्वायर है, इसकी पावर में 3/2 है। तो जब पावर का पावर होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, ए का क्यूब नीचे बचेगा, ए का क्यूब नीचे बचा, ए स्क्वायर इसको काटेंगे तो सिर्फ ए बचेगा। मतलब बी की वैल्यू यहाँ पर आई कितनी है, म्यू नॉट आई, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे 2 बचा है और ए बचा है। क्या ये बिल्कुल वही फार्मूला नहीं है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, बिल्कुल वही फार्मूला है और ये फिर से वही आ गया। मतलब ये जो अपना फार्मूला है ये यूनिवर्सल फार्मूला है कि नहीं। यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप भी निकाल सकते हैं और चाहे जहाँ, मतलब ये जो एक्सिस पर पॉइंट है तो उसके लिए तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो केस है उसको देख लेते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, इस आर की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बड़ी कर लेंगे। मतलब ये जो पॉइंट पी है इस पॉइंट ओ से यानी कि सेंटर से इस या फिर इसके सर्कुलर लूप से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। जब बहुत ज़्यादा दूरी पर है मतलब जो पी पॉइंट है इज़ फार अवे, ठीक है। फार अवे मतलब होता है बहुत ज़्यादा दूरी पर। अगर बहुत ज़्यादा दूरी पर है तो आर की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ए से बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। और जब ए से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आर तो ए नेग्लिजिबल हो जाएगा। यहाँ इस फार्मूले में ए को हम क्या करेंगे, 0 कर लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से सिर्फ यही आया है कि ए का मान यहाँ पर 0 रखना है इस फार्मूले में। और फिर बी कितना आएगा इसको देख लेते हैं, म्यू नॉट है, उसके बाद आई है और फिर ए का स्क्वायर है। ए की जगह 0 लिखना है, बाकी 2 बाहर है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद ए की जगह 0 रखा तो आर का स्क्वायर बचा है और आर का स्क्वायर की पावर 3/2 लिखना है। तो फिर से ये 2 कट जाएगा, आर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 और आर का क्यूब। ये फार्मूला आया है कब, जब हमने ये पॉइंट पी को बहुत ज़्यादा दूरी पर रखा है। एक्सिस पर तो है लेकिन इस सर्कुलर लूप से कहें या फिर सर्कुलर लूप के सेंटर से कहें बहुत ज़्यादा दूरी पर हो चुका है। अब क्या होगा, ये फार्मूला यूज़ होगा इसके लिए। एक और केस बनेगा, तीसरा केस, जिसमें हम क्या करते हैं, इस आर की वैल्यू को ए के बराबर रख लेते हैं। मतलब जितना रेडियस है इस आर को, इस पॉइंट पी को इस एक्सिस पर उतनी ही दूरी पर रख लिया जाए, ठीक है। आर बराबर क्या कर लिया जाए, ए कर लिया जाए। तो मतलब ये पॉइंट अब कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला आएगा, ठीक है। मान लिया पॉइंट पी है, यहाँ खसक के चला आया, पॉइंट पी अब क्या यहाँ खसक के चला आया, तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी ये पता करेंगे। तो केस जो थर्ड है उसके लिए थोड़ा सा जगह देखते हैं बच रही है कि नहीं। इसके लिए स्पेस नहीं है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे यहाँ पर और फार्मूले को नीचे वाला जो आया है उसको यहीं पर थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो हमें करना ही है, इसकी ज़रूरत है हमें, और जिसकी ज़रूरत होती है उसको छोड़ते नहीं, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, केस थर्ड है अपना। तीसरा जो केस है वहाँ ये करना है आपको कि जो आर है उसको घटा करके ए के बराबर कर देना, 0 नहीं करना, लेकिन आर को जो है ए के बराबर कर लेना है, आर बराबर ए कर लेना है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू फिर से रखेंगे हम, ठीक है। इस फार्मूले में ही वैल्यू रखेंगे क्योंकि यही तो आया है अपना मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, म्यू नॉट और फिर क्या है, आई है और फिर ए स्क्वायर है। यहाँ पर क्या करेंगे, आर की वैल्यू को ए रख देंगे तो आर का स्क्वायर जो है वो ए का स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर 2 है और नीचे यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है। और फिर ए स्क्वायर तो ऑलरेडी एक था ही और पावर में 3/2 है। आगे बढ़ेंगे, म्यू नॉट आई और ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 तो बाहर है ही, और ये जो ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर दोनों मिलकर के 2a स्क्वायर हो जाएगा, और पावर में अभी भी 3/2 है ही, ठीक है। एक लाइन और आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं म्यू नॉट आई और ए का स्क्वायर है। यहाँ जो 2 दिखाई दे रहा है वो, और यहाँ अंदर जो 2 है, यहाँ 2 की पावर कितनी है, 1 है, और जो अंदर 2 है उसकी पावर कितनी हो जाएगी, क्योंकि पावर 3/2 है तो पावर 3/2 हो जाएगी। अब 1 में जब 3/2 जोड़ेंगे, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन होता है 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो पावर आपस में जुड़ती हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, ये मिल करके आएगा 5/2, ये पावर आएगी। 2 की पावर कितनी आ गई, 5/2 आ गई।
बाकी जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का देखो, ए स्क्वायर तो है ही, इसकी पावर में कितना है 3/2 है, तो जब पावर की पावर होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा सिर्फ ए क्यूब आएगा। तो इतनी वैल्यू आई है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की आई है, जब हम आर की वैल्यू को ए के बराबर रख रहे हैं तब, ठीक है। तो ये तीनों केसेस हमने देखे यहाँ पर। हमने सबसे पहले क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला, डेरिवेशन किया है यहाँ पर, और डेरिवेशन को हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से यूज़ किया है, लॉजिक लगा करके बिल्कुल, कि मतलब हाँ कहीं कोई चीज़ जो है ज़बरदस्ती नहीं घुसाना है, हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, लॉजिक के साथ चलना है, और जो चीज़ें जहाँ ज़रूरत पड़ती हैं उसको हम यूज़ करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डेरिवेशन आसान हो जाता है, और उसके बाद जो फार्मूला आता है ना वो हमें याद भी रहता है, और यही हमारा पर्पज़ है डेरिवेशन पर फोकस करने का, सिर्फ यही पर्पज़ है फिजिक्स में, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जो भी आया ये फार्मूला हमारे पास आया है, इस फार्मूले को इस्तेमाल करके देख लेते हैं, ठीक है। इस फार्मूले को इस्तेमाल करके देख लेते हैं, फार्मूले को थोड़ा छोड़ेंगे और एक एग्जाम्पल लेंगे हम, और उसको सॉल्व करके और इस फार्मूले को अप्लाई करके आपको बताएंगे। थोड़ा स्पेस बनाते हैं। तो बच्चों एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस फार्मूले को कैसे यूज़ करना है। ये फार्मूला हमने अभी तक छोड़ा हुआ है यहाँ पर, इसका इस्तेमाल करना है हमें, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो एग्जाम्पल है उसको पढ़ते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अ सर्कुलर कॉइल हैविंग 100 टर्न्स, ये जो 100 टर्न्स है वो n की वैल्यू दिया गया है, कैपिटल N की वैल्यू। क्या करेंगे, जो भी फील्ड आएगा तो अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 टर्न्स के लिए हो जाएगा। मतलब इसका कुछ सीधा सा मतलब यही है कि वैसे लूप में, एक सर्कुलर लूप में एक सिंगल वायर होता है, 100 टर्न्स का मतलब ये होगा कि वैसे ही उतने ही लंबाई के जो वायर हैं, सर्कुलर लूप बनाया गया है, लेकिन 100 वायर्स हैं, वो लपेट करके उनको बनाया गया है, वाइंड अप करके। तो ये टर्न्स हैं, तो सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर देना है फील्ड में, और ये 100 टर्न्स के लिए फील्ड आ जाएगी। टर्न्स ऑफ द वायर ऑफ रेडियस, रेडियस दिया गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये a की वैल्यू है, जो हमने यहाँ पर a लिखा है वो इसकी वैल्यू है। ईच लाइज इन XY प्लेन, ठीक है। मतलब ये जो अपना वायर है ना, मतलब जो सर्कुलर लूप है, कॉइल है, वो XY प्लेन पर लाई कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले बना लो यहाँ पर, ठीक है। और फिर वही प्रॉब्लम होगी यहाँ पर फील्ड दिखाने में, लेकिन फिर भी चलो हम बना लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि एक सर्कुलर लूप बना लेते हैं, 100 टर्न्स का है, मतलब और क्या है, यहाँ पर 100 टर्न्स हैं, इस तरीके से 100 टर्न्स हैं, ठीक है। ये कॉइल बन जाएगा इस तरीके से। तो ये XY प्लेन है, इस पर ये कॉइल रखा गया है विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन। इसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है। ये XY प्लेन है, ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, ठीक है। और जब इसका फील्ड निकालेंगे, ठीक है, इसके अगर एक्सिस की बात करेंगे, ठीक है, कहाँ ने गया कि कहाँ पर, विद द सेंटर एट इट्स सेंटर एट एक्सिस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट इतना, जो 20, 0, और 20√3 है। देखें यहाँ 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, मतलब ये x की वैल्यू है, ये y की, और ये z की वैल्यू है। तो जाहिर सी बात है जो z एक्सिस होगा ऐसे होगा, ठीक है। तो इसी एक्सिस पर ये पॉइंट होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो x वाला कंपोनेंट है और y वाला कंपोनेंट ये क्या हो गया, ये तो 0 है, ठीक है। तो यहाँ जो z, ये पॉइंट p यहाँ पर मिलेगा हमें, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, 0 और 20√3, और ये सेंटीमीटर है, ध्यान देना है इसको, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो है क्या, अब देखो ज़रा, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर एक करंट एलिमेंट यहाँ ले लिया है dl, इसी dl से क्या करेंगे, इसकी हम डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। और ये वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो अपनी r होती है, ठीक है। ये वैल्यू क्या होती है, r होती, r नहीं, ये x होती है, जो हमने देखा कि x होती है, ठीक है। और बाकी इससे हम इसको मिलाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये वैल्यू जो है वो क्या है, वही r है, ठीक है। यहाँ से सेंटर से इस पॉइंट P की डिस्टेंस ये r है, बाकी रेडियस जो है वो a है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे तो r की वैल्यू फिर से, x की वैल्यू फिर से a² + r² ये आ जाएगी। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये r की वैल्यू की बात करेंगे तो r यहाँ से कितना आ जाएगा, r यही है 20√3, ठीक है। थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, r की वैल्यू 20√3 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी फिर 100 से, या फिर जो 100 से डिवाइड कर दें, ये मीटर आ जाएगा। मीटर में बदलना ज़रूरी है, क्योंकि सबको हम मीटर में बदल देंगे। रेडियस में देखो 20 सेंटीमीटर दिया गया, तो a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसको 20 सेंटीमीटर को 20 × 10⁻⁻2 और मीटर कर लेंगे, ठीक है। या फिर सीधे सीधे बात करें तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और 0.2 मीटर आएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0.2 मीटर आ गई। अब हम इसको छोटा करके यूज़ करेंगे। बाकी यहाँ पर जो r की वैल्यू मीटर में आई है क्या है, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 0.2 और √3 ये मीटर आ गया है, इसको यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है।
थोड़ा आगे पढ़ते हैं। व्हेन इट्स कॉइल कैरीज ए करेंट ऑफ 2/पाई एम्पियर, इतनी करंट फ्लो कर रही है, मतलब आई की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, कितनी है 2/पाई, और एम्पियर है तो एम्पियर को कैपिटल ए से लिखा जाता है, या फिर पूरा एम्पियर लिखें, ठीक है। इतना कुछ गिवन है, हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करना है और वैल्यू निकालनी। देखें सब कुछ तो है हमारे पास, ए है हमारे पास, आर है, ठीक है, आई की वैल्यू है, सब कुछ तो है, बस बी की वैल्यू यहाँ पता करना है। तो बी के लिए फार्मूला हमारे पास है पहले से, म्यू नॉट और आई है और ए का स्क्वायर है, अपॉन में क्या करेंगे 2 है, और फिर आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2 है, ठीक है, सबकी पावर 3/2 है। अब वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर, कुछ करना नहीं है, वैल्यू को रखेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल पोर्शन है और कुछ है नहीं। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू चलो रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसमें जगह नहीं है तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, फिर नीचे रखेंगे, नीचे लेकर के आएंगे। म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है वो, क्योंकि हमें पता है अगर भूल जाओ तो ऐसे याद रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। सिर्फ म्यू नॉट निकालना हो तो क्या होगा 4 जा करके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 और उसके बाद क्या होगा 4 और 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 हो जाएगा। आई की वैल्यू जो दी गई है 2/पाई है, 2/पाई कर दो, और देखो पाई से पाई यहाँ कैंसिल भी हो जाएगा। उसके बाद ए का स्क्वायर है, ए कितना है ये 0.2 है, ठीक है, तो 0.2 लिखेंगे, 0.2 नहीं है, या फिर ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखो 0.2 का स्क्वायर कर दो। नीचे क्या है, नीचे सारी चीज़ें रखनी है, अभी 2 रखना है। उसके बाद आर की वैल्यू ये है, ठीक है, मतलब 0.2 यहाँ 0 कर ही लो, अच्छा दिखेगा, ताकि पता भी चलेगा कि पॉइंट लगा हुआ है। उसके बाद इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, तो मतलब हम यहाँ थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे और 0.2 और √3 इसका स्क्वायर कर देंगे, और फिर उसके बाद ए का भी स्क्वायर करना है, मतलब ये 0.2 जो दिखाई दे रहा है इसका स्क्वायर भी करना है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, उसके ऊपर पावर 3/2 लिखना है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो चुका है पहले ही। यहाँ देखिए बचा क्या है, यहाँ 4 बचा है, यहाँ 8 बचा, 2 बचा है तो 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और यहाँ 8 तो हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, और यहाँ 10⁻⁻7 है, और यहाँ जो वैल्यू आएगी इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 0.0 और 2 आएगी, ठीक है। यहाँ जो क्या, यहाँ नीचे 2 है, इसको जो देखें यहाँ पर 0.2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्यों ना हम इसको कॉमन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ 0.2 का स्क्वायर है, उसकी पावर 3/2 है, तो 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, 0.2 का स्क्वायर है, फिर इसकी भी पावर 3/2 है, तो पावर का पावर जब रहता है तो पावर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, मतलब जो 0.2 है उसी का क्या करना है आपको क्यूब लेकर के बाहर कर सकते हो आप, ठीक है। तो मतलब में इसमें क्या करना है कि 0.2 है, इसका क्यूब लेकर के हमने इसको बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर √3 अभी भी बचा है, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है ही, और उसके बाद यहाँ कुछ नहीं 1 बचा है, 1 का स्क्वायर कर लो चाहे ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ देखते हैं ये 8 से मल्टीप्लाई कर इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा यहाँ पर, तो 1.6 आएगा, 1.6, और उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर 1.6 नहीं 0.16 आएगा, 10⁻⁻7 है वो आएगी। नीचे वैल्यू जो आएगी वो क्या है 2, और इसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 0.2 × 0.2 × 0.2 तो होगा क्या आएगा अपना 8 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 बार, बाकी क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, 3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 को क्या करना है, पावर 3 है /2 है, 4 का पहले या तो फिर स्क्वायर रूट निकाल लो, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट है, इसका हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 4 की पावर 1/2, और फिर उसके बाद 3 लगा दो पावर में, 1/2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 का जब क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 8 हो जाएगा। यहाँ कितना आ रहा है 8 आएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब चाहे तो अब जो है इन सबको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ से अब इसको पॉइंट को हटा दो, यहाँ से पॉइंट हटाओ तब सॉल्व करने में अच्छा लगेगा। ये जो 16 दिखाई दे रहा है पॉइंट, यहाँ से जब यहाँ इसको करेंगे तो इसको क्या करेंगे 10⁻⁻2 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। या फिर इसी में जो पावर क्या है 2 पावर बढ़ा दो, -9 कर दो, और इसको 16 कर दो, ठीक है। अब सही है, 2 और 8 जो है मिलकर के 16 होते हैं, 16 कट जाएगा। नीचे बचा है कितना, यहाँ पर जो b की वैल्यू आई है, यहाँ देखते हैं क्या बचा है, यहाँ पर ऊपर 10⁻⁻9 है, नीचे
0.008 है। इस 8 को भी क्या करो, इसको बदलो 1/8 में, सिर्फ 8 करो। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे हमें 10⁻³ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ऊपर 10⁻⁹ है, क्या होगा 1/8 जो है, ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे 1/8 को, ठीक है, तो आएगा कितना, ये कुछ वैल्यू आएगी आपके जो है, बिल्कुल सिंपली चलेंगे। देखिए 1/8 है तो ये 8 से डिवाइड होगा नहीं, 1 छोटा पड़ जाएगा, वैसे डिवाइड होगा तो लेकिन पॉइंट में आएगा। क्या करते हैं, इसको 100 कर लेते हैं, ठीक है, नहीं 100 नहीं 10 कर लेते हैं, ठीक है। 10 कर लिया तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब 10 कर लिया तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 10 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 10 से डिवाइड भी करेंगे, तो नीचे क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर वैल्यू आई है, ये 8 से डिवाइड करेंगे जब इसको 2 टाइम्स जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 2 बचेगा और 2 टाइम्स फिर जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर 5 टाइम्स लेकर के जाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा और 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर -2 बचा हुआ है और यहाँ पर जब हम इसको ले करके जाएंगे -2 है और फिर इसको घटाएंगे 10 टू द पावर -7 हो जाएगा, ठीक है। इतना बचा है। अब हम इसको थोड़ा सा और बदल सकते हैं। ये जो b की वैल्यू आई है उसको क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को जो है हम यहाँ पर खसका सकते हैं, थोड़ा सा आगे खसका सकते हैं, आगे नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ खसका दे, 0.225 कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमें -6 लिखने से काम चल जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक तो या तो इतना टेस्ला हो गया, ठीक है, या फिर क्या होगा कि हम जो ये -6 लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.225 और फिर माइक्रो टेस्ला, ठीक है, माइक्रो टेस्ला, ये वैल्यू आएगी। तो आज हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्कुलर लूप के एक्सिस पर उसके लिए एक्सप्रेशन क्या आता है पूरा हमने डेराइव करके देखा है, और उसके बाद जो फार्मूला है उसको बिल्कुल अप्लाई करके भी हमने देखा कि एग्जाम्पल के सहारे, एग्जाम्पल की मदद से, और हमने देखा कि बिल्कुल आसान है, ठीक है। बस चीज़ों को अगर आप डेरिवेशन के प्रोसेस से गुजरते हो तो फार्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो फार्मूला है वो बिल्कुल सटीक आपके माइंड में बैठ जाता है। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा और कोई डाउट आपके ब्रेन में रह नहीं गया होगा दिमाग में। अगर फिर भी उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।